नमस्कार, एक अनदर वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज का वीडियो शुरू करता हूं। जो भी विद्यार्थी आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर क्लास 11th का जो भी विद्यार्थी देख रहा है तो उसके लिए नोट्स के साथ आज की क्लास होने वाली बदलती हुई संस्कृति परंपरा। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है पुनर्जागरण रेनेसां, उसकी विस्तृत आज बात की जाएगी नोट्स के साथ। आपका पूरा वीडियो आपको वॉच करना जिससे कि आपको समझ में आ सके। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला पुनर्जागरण यानी इसे कहते हैं रेनेसां। तो रेनेसां है यानी रेनेसां या पुनर्जागरण इतिहासकारों ने 19वीं सदी में जो परिवर्तन हुआ उसे पुनर्जन्म की संज्ञा या फिर उसे रेनेसां का। ये इटली में 1300 से 1600 ईस्वी के बीच में परिवर्तन का काल था। इसका अर्थ क्या है पुनर्जागरण रेनेसां का, इटली में क्यों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखें। तो पहले अर्थ के संबंध में बात करें। 5वीं सदी से 9वीं सदी का युग वो अंधकार युग की संज्ञा दी गई। आर्थिक यहाँ पर सांस्कृतिक विकास शिक्षा आदि विकास से समाप्त हो गए थे। काल विभाजन यूरोप में देखें तो यहाँ पर क्या था, जो 9वीं से 11वीं सदी थी उसमें पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी गई। 11वीं से 14वीं सदी को उत्तर मध्यकाल कहा गया और 15वीं सदी में के बाद के समय को आधुनिक काल की संज्ञा दी गई। यहाँ पर क्या हुआ, बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन 15वीं शताब्दी में शुरू हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन 15वीं शताब्दी में यूरोप में कब शुरू हुए, 15वीं शताब्दी में। यूरोप में 15वीं शताब्दी में जो धार्मिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। आगे देखता हूँ पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में क्यों हुई, क्या कारण रहे होंगे जिससे कि यहाँ पर इटली में हुई। तो पहले इसकी जो रेनेसां शब्द या पुनर्जागरण किस किस विद्वानों ने दिए उसके बारे में देखें तो 1860 में जो स्विट्जरलैंड के ब्रिस्ले विश्वविद्यालय के इतिहास प्रोफेसर थे जैकब बर्कहार्ट ने दिया, जो 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। इनकी पुस्तक है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक है। रेनेसां, इन्होंने रेनेसां संज्ञा, इसे रेनेसां की संज्ञा दी का मतलब प्रणेता। इसी काल में रेनेसां व्यक्ति हुए जो ऐसे व्यक्ति जो क्या हुए विभिन्न कलाओं में पारंगत हो, उसे रेनेसां व्यक्ति की संज्ञा दी गई। दूसरा इतिहास पूरा जर्मनी का हुआ, लियोपोल्ड बान राके के शिष्य हुए। तो इसके विषय में देखें तो बर्कहार्ट क्या कहता है, बर्कहार्ट है एक क्या था, एक इतिहास बर्कहार्ट है इतिहास, ये राजनीतिक और संस्कृति का अध्ययन इन्होंने किया बर्कहार्ट ने। तो इन्होंने क्या इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार देखो, इनके अनुसार क्या है, इन्होंने कहा है कि यूरोप में परिवर्तन किस में हुआ, जो साहित्य में परिवर्तन हुआ, कला में हुआ, दर्शन में हुआ, मानवतावाद विज्ञान में परिवर्तन हुआ। उस बर्कहार्ट ने ये बताया कि यूरोप में परिवर्तन किस में हुई, साहित्य में हुआ, कला में, दर्शन में, मानवतावाद और विज्ञान में। आगे देखें इटली में क्यों हुआ पुनर्जागरण, इसके भी क्या कारण रहे होंगे कि इटली में ही हुआ, इसके क्या कारण था। पहला था इटली की भौगोलिक स्थिति कैसे, जैसे कि यहाँ से आपको इटली के चारों ओर क्या समुद्र फैला हुआ है, आसानी से यहाँ व्यापार हो सकता था, आवागमन भी हो सकता था, नगरों का विकास हुआ जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, जिनेवा, रोम, बंदरगाह विकसित किए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है यहाँ बंदरगाह का विकास देखें तो बंदरगाह है यूनान है, वो क्या था, पश्चिमी एशिया के साथ क्या थे उनके संबंध थे यूनान के, और मिस्र के साथ भी, यूरोप के देशों से भी। और सामाजिक यहाँ पर क्या था, सामाजिक वर्ग में देखें तो धर्म का प्रभाव यहाँ पर कम था इटली में, व्यापार प्रधान संस्कृति सभ्यता कह सकते हैं, और आर्थिक विकास अधिक था यहाँ पर। और देश समृद्धि की बात करें, इटली के लोग क्या थे, भूमध्य सागर से क्या थे, पश्चिमी एशिया के साथ देशों के साथ व्यापार करते थे। जैसे क्या मुख्य रूप से यहाँ रेशम के मार्ग द्वारा चीन से भारत से व्यापार किया था। रेशम मार्ग भारत और चीन के बीच में चलता है। और यहाँ मार्को पोलो है जिसने 13वीं शताब्दी में क्या रेशम मार्ग से यात्रा की थी, चीन गया था ये मार्को पोलो। दूसरा है शिक्षा के देखें तो पादुआ और
वोलोनिया जो विश्वविद्यालय वहाँ पर स्थापित किए गए, जिससे क्या होगा, शिक्षा का वहाँ का विकास होगा। अगर शिक्षा का विकास होगा तो अपने आप देश की प्रगति हो जाएगी। तो ये विषय में देखें। आगे देखते हैं तो आप पाते हैं कि मैंने कुछ नोट डाला और 13वीं सदी में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में मानवतावाद जैसा विषय पढ़ाया जाने लगा। कहाँ पर? फ्लोरेंस में। कब? 13वीं शताब्दी में। कैसा विषय? मानवतावाद जैसा। मानवतावाद के विषय में आगे देखेंगे। आगे देखते हैं जैसे चौथा पॉइंट है, यूनान से परवजन या पर कस्तूनिया पर आक्रमण, यानी तुर्की का इसका अधिकार होगा 1453 में ईस्वी में। और यूनान क्या था? ज्ञान और विज्ञान के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं रोम संस्कृति का प्रभाव। देखें तो यहाँ पर क्या था, 15वीं शताब्दी में पोप निकोलस जो फिफ्थ था, उनका बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बड़ा योगदान दिया। क्या योगदान दिया? उन्होंने रोम में जो वेटिकन सिटी है वो इन्होंने बनाई। किसने? पोप निकोलस फिफ्थ ने। और यहाँ पर पुस्तकालय जो सेंट पीटर चर्च है, इसका भी इन्होंने निर्माण कराया, पोप निकोलस फिफ्थ ने। तो इसके विषय में ये देखें। दूसरा है व्यापारिक मध्यम वर्ग, यहाँ मैंने जो प्रशासनिक जो थी उसमें व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखें 7वां पॉइंट, साहित्यकारों कलाओं को परिचय दिया जाना, यानी इटली में साहित्यकारों को परिचय दिया जाने लगा। इन्होंने क्या किया? रचना, जिससे क्या हुआ? रचनात्मक कलाओं का विकास हुआ। और 19वीं सदी में इतिहासकार ने प्रस्तुति की 19वीं सदी में। और लियोनार्डो दा विंची ये चित्रकार और मूर्तिकार था, ये साहित्यकार की बात कर रहा हूँ। और दूसरा था दांते जो धार्मिक विषयों पर अपने लेख लिखते थे, धार्मिक। और पेट्रार्क जो दोनों गणराज्य थे, पेट्रार्क वहाँ पे ये रहते थे। दो शहर है जिनेवा और वेनिस, ये क्या थे? ये व्यापारिक नगर वर्ग, यहाँ पर व्यापारिक वर्ग था वो निवास करता था। ये दो जीवित नगर, दो शहर थे जिनेवा, ये जीवित नगर या यहाँ पर शासन, व्यापारी वर्ग ये शासन संभालते थे, ये आपको ध्यान रखना। इटली में 11वीं सदी में यानी 1300 ईस्वी, 1300 में क्या हुआ? पादुआ विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ 1300 में, ध्यान रखना। अब मानवतावाद, अब मैंने कहा मानवतावाद, मानवतावाद किसे कहते हैं? मानवतावाद यानी नवीन विचारधारा। मानवतावाद का मतलब होता है नवीन विचारधारा। और आधुनिक, आधुनिक देखें तो अर्थ देखें, अर्थ देखें ऐसी विचारधारा जो मनुष्य के जीवन के बारे में क्या करे? विचार करती है, वही क्या कहलाता है? मानवतावाद। मानवतावाद ऐसी विचारधारा जो मनुष्य के जीवन के बारे में विचार करती हो। जनक ये इसमें क्या रखा जा सकता है? इसमें देखें तो इसमें देखो मानवतावाद, विश्वासधारा में देखें, मानवतावाद में देखें तो आप मानव जीवन की समस्याएं, सम्मान, आदर, स्मृति, उन्नत बनाने वाले और आनंददायक बनाने, ये मनुष्य के जीवन को ये अर्थ में इसके परिपक्ष में रखा जाता। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर क्या था? मानवतावाद कि देखें तो धर्म का प्रभाव यहाँ पर अधिक था, मतलब यूरोप में धर्म का प्रभाव अधिक था और अंधविश्वास भी था और धर्माधिकारी भी थे, यानी पंडित। यूरोप में पोप का प्रभाव अधिक था। तो एक धार्मिक बंधन विचारधारा है उसके संबंध में, वो उसे स्वर्ग या नरक या पाप पुण्य माना गया। ये मानते थे जो धार्मिक वाला जो धर्म को मानते थे, वो कहते थे कि स्वर्ग नरक भी होते हैं, पाप पुण्य भी किए जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने दिया। मतलब यूरोप में लौकिक जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मतलब ये धार्मिक के बारे में सोच, लौकिक मतलब जो अपने मृत्यु पर पारलौकिक मृत्यु के बाद और पहले जीवित रहते उसके बारे में, अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकते थे। ठीक है, देखें तो ये सिर्फ उनके वहाँ के जो धार्मिक जो थे वो क्या स्वर्ग और नरक के बारे में विषय में बताते थे और पाप पुण्य के बारे में बताते। और लोग वहाँ के क्या थे? अपने जो जीवन लौकिक जीवन है, अपना दैनिक जीवन है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको उसमें जकड़े रहते थे उस धार्मिक बंधन में। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो मेरे को अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके और आपकी
उनकी भलाई हो सके और आपकी भी।